हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। आज हम लोग इसके ना मॉड्यूल थर्ड दैट्स मीन इसके लास्ट पार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने का जो सबसे पहला हमारा जो सब पॉइंट जो है दैट इज़ एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल ऑफ यू, जब हम लोग ना हमारी आसपास की जब सोसाइटी को देखते हैं तो हम हमारे माइंड में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा। बेसिकली जो सोसाइटी की जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से इस्टेब्लिश किया गया होगा। हम लोग देखें तो है ना, हमारे जब हम लोग सोसाइटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है जिसके बारे में हम लोगों ने फैमिली के बारे में हम लोगों ने पहले इस रीड आउट कर चुके हैं। फैमिली के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्लड रिलेशंस वगैरह जो है उनके ऊपर फैमिली जो है उसको बेस किया गया। एक सोसाइटी की एक मेन इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिंग हेड, या फिर जिसको हम लोग एंशियंट पीरियड के अंदर किंगशिप के नाम से बुलाया करते थे, राजा के नाम से बुलाया करते थे। ऑल ऑफ यू, स्टार्टिंग में हम लोग देखें तो है ना, राजा या किंग को लेकर कई सारे डिफरेंट है ना सोर्सेज हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर राजा या किंग को इस्टेब्लिश किया गया होगा। बेसिकली जब हम लोग राजा या किंगशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जांपल जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का आता है। हम देखें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जिसको सुत्त पिटका के नाम से बुलाया जाता है, सुत्त पिटका में हम लोग देखें तो एक सामाजिक अनुबंध की बात की गई है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से राजा या किंगशिप जो है उसको हमारी सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। ये माना गया कि है ना, पहले के लोग जो थे एंशियंट पीरियड के अंदर पीपल्स, जब है ना किंगशिप नहीं था, लोग जो है वो काफ़ी फ्री थे एक तरह से कहा जाए, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर थे, पॉपुलेशन काफ़ी स्मॉल थी। दैट्स वाई इसीलिए पीपल्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे जैसे पीपल्स की ग्रीड बढ़ने लगी, रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने का एक है ना फास्ट ट्रेंड जो है वो उस समय की सोसाइटी के अंदर हमारे सामने आता है। जब पीपल्स की कॉन्फ्लिक्ट बढ़े तो डेफिनेटली उनके अंदर वॉर्स हुई। नाउ अब इस वॉर को अवॉइड करने के लिए ये माना गया कि कोई ना कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि पीपल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सके और वॉर जैसी सिचुएशन जो है उसको इस्टेब्लिश ना होने दे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि किंग्स जो है उनको अपॉइंट किया गया। ये माना गया कि जो सोसाइटी है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का काम जो है वो किंग्स का होगा। और देन साथ ही इसके बदले में यानी किंग जो है वो उनको सिक्योरिटी देगा, किंग उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करेगा। इसके बदले में हम लोग देखें तो पीपल्स ने इस बात पे अपने एक्सेप्टेंस दी कि वो है ना किंग को एक टाइम पीरियड के अंदर ट्रिब्यूट्स, या जिसका आप टैक्सेस के नाम से ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग बता सकते हैं, वो उनको पे करेगा। नाउ ट्रिब्यूट्स और टैक्सेस के बेस के ऊपर ही हम लोग देखें तो ये किंगशिप जो है ये या ये एजेंसी जो है ये इस्टेब्लिश की गई। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो किंगशिप के इस्टेब्लिश होते ही हम लोग देखें तो है ना, जो पीपल्स के बीच में जो इकोनॉमी और जो सोशल रिलेशन जो थे अब वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होते हुए हमारे सामने आते हैं। नाउ यहाँ पर एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि पीपल्स ने किंग्स को अपॉइंट किया या पीपल्स ने किंग्स को चूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं था कि अब किंग्स जो है वही सर्वोपरि था, वही सुपीरियर था, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोग देखें तो किंगशिप को लेकर कई सारे रिलैक्सेशन हमारी सोसाइटी में आते हैं, जिसमें ये था कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई किंग अगर पीपल्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता तो पीपल्स जो है वो उसको चेंज कर सकते थे। सो दैट्स मीन एक रिलैक्स्ड एक बहुत लिबरल जो है ना इंस्टीट्यूशन का जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर देखने को मिलता है। नाउ यहीं पे सेकंड जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियन एंड द महाभारत। बेसिकली जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री जो है वो लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड रहती है, और जब एक लिटरेरी टेक्स्ट जब हिस्टोरियंस के सामने आता है तो यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हिस्टोरियंस जो है वो चेक करते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल व्यू के अकॉर्डिंग। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो महाभारत जब है, क्योंकि हम लोग देखें तो नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर महाभारत जो है उसको हम लोग एक रिलीजियस एपिक के रूप में हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन रेज होता है, क्या महाभारत को हम लोग एक हिस्टोरियन वर्क मान सकते हैं?
तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इसके बेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि एक टेक्स्ट जब हिस्टोरियंस के सामने आता है तो हिस्टोरियंस उसको अपनी तरफ से कई तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कई तरह से उसको जज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 और 4 आपके सामने मैंने पॉइंट्स दिए हैं जो कि ये बताते हैं कि हिस्टोरियन जो है वो किस तरह से एक टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट जो है उसके एनालाइज किया जाता है उसकी लैंग्वेज को लेकर। ऑल ऑफ यू लैंग्वेज का मतलब ये था, अगर हम लोग एंशियंट पीरियड में जाएं तो हमारे सामने 2 डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं। पहली लैंग्वेज जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा यूज़ की गई, जिसको हम लोग संस्कृत के नाम से बुलाते हैं, जिसको देव भाषा लैंग्वेज ऑफ गॉड के रूप में डिस्क्राइब किया गया। और वहीं पे दूसरी तरफ लोकल लैंग्वेजेस थी जिसको कॉमन पीपल जो है वो यूटिलाइज कर रहे थे। नाउ हिस्टोरियंस जो है वो सबसे पहले एक टेक्स्ट की लैंग्वेज को देखने का काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या वो लैंग्वेज जो है प्राकृत है, पाली है या तमिल है, जो कि ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा बोली जा रही थी, या फिर वो टेक्स्ट की लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण्स और किंग्स या एलिट क्लास जो थी उसके द्वारा वो यूटिलाइज की जा रही थी। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो है ना सेकंड जो थिंग या सेकंड जो एनालिसिस जो कि है ना हिस्टोरियंस जो एक टेक्स्ट को लेकर करते हैं वो है कि उस टेक्स्ट के अंदर थीम क्या है। टेक्स्ट के अंदर एक तरह से कहा जाए उसके अंदर है ना क्या मंत्राज लिए गए हैं या फिर उसके अंदर स्टोरीज़ हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग मंत्रास की बात करते हैं तो मंत्रास जो है वो डेफिनेटली रिचुअल्स के साथ में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो जब रिचुअल्स किए जाते थे तो है ना गॉड को प्रेज करने के लिए हम लोग देखें तो कई सारे मंत्रास जो हैं उनको उस समय लिखा गया। ऋग्वेद जो है वो तो टोटली मंत्रास को कंपाइल किया गया उस टेक्स्ट के अंदर। ना हम देखें तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी टेक्स्ट हमारे सामने आते हैं जिसमें स्टोरीज इन्वॉल्व हैं। नाउ यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर स्टोरीज़ का होने का मतलब ये था कि स्टोरीज़ को पीपल जो है वो पढ़ सकते थे, उसको सुन सकते थे और उसको वो एन्जॉय कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट एक और चीज़ जो है जो कि हिस्टोरियंस जो है वो टेक्स्ट को लेकर फाइंडिंग करते हैं वो है वो उनके ऑथर्स के बारे में। ये देखने की कोशिश की जाती है कि वो जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के ऑथर कौन है। ऑथर के बेस के ऊपर ही या ऑथर जो है उनके स्टाइल या उनके ना जो सोसाइटी का जो उनका व्यू जो था उसको देखकर भी हम लोग देखें तो हिस्टोरियंस जो है वो सम ऑफ द टेक्स्ट को एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ यहीं पे एक और जो कंसेप्ट जो कि हिस्टोरियन किसी टेक्स्ट को लेकर करते हैं वो उसकी डेट का है। वो टेक्स्ट कब लिखा गया, किस पीरियड के अंदर लिखा गया, उस पीरियड में रूलर्स कौन थे, उस पीरियड में कौन कौन से चेंजेस हमारी कंट्री के अंदर आ रहे थे। नाउ ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं टेक्स्ट की जो थीम है उस थीम को अफेक्ट करती है। नाउ इसीलिए हम लोग देखें तो एक टेक्स्ट को एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में चेंज करने के लिए उसकी जो डेट है, उसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होता है। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो महाभारत जो है उसको जब है ना पीपल जब हिस्टोरियंस एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो इन 4 जो थी ये जो 4 आपके सामने जो कंपोनेंट्स हैं इन कंपोनेंट्स के बेस के ऊपर महाभारत जो है उसको एनालिसिस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग देखें तो महाभारत को जब हम लोग एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो पॉइंट आता है सॉरी, वो है लैंग्वेज एंड कंटेंट का। ऑल ऑफ यू महाभारत हम लोग उसको एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में हम लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग है ना एनालाइज करेंगे कि क्या महाभारत सच में हिस्टोरिकल टेक्स्ट है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने बात करी थी वो उसके लैंग्वेज की थी। ऑल ऑफ यू मोस्ट ऑफ द वर्जन जो हमारे सामने महाभारत के आते हैं वो सभी संस्कृत के अंदर लिखे गए। नाउ संस्कृत के अंदर लिखने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं इस महाभारत का जो कंपाइलेशन वर्क जो था वो ब्राह्मण्स के द्वारा किया गया। नाउ यहाँ पे महाभारत के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर है ना जो संस्कृत जो यूज़ की गई है यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट संस्कृत हमें देखने को मिलती है कंपेयर टू वेदास। हम लोग जब वेदास को पढ़ते हैं, हम लोग जब वेदास को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो संस्कृत है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा एक हायर ग्रामेटिकल बेस के ऊपर उस संस्कृत को लिखने का काम किया गया। लेकिन वहीं पे जब हम लोग है ना महाभारत की संस्कृत को रीड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये संस्कृत जो है वो कंपेयर टू वेदास संस्कृत काफ़ी ज़्यादा ईजियर थी। शायद इसके पीछे रीज़न ये माना गया कि महाभारत को एक वाइडली दैट्स मीन जो कॉमन पीपल जो थे वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए इसको काफ़ी रिलैक्स एक संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया या इसको कंपाइल किया। नाउ यहाँ पर हम लोग सेकेंड वन बात करें कि आखिरकार महाभारत जो है उसके कंटेंट क्या है।
बेसिकली अगर हम लोग देखें तो महाभारत के कंटेंट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है दैट इज़ नरेटिव और दूसरा जो है दैट इज़ डिडक्टिव। नाउ यहाँ पर नरेटिव का मतलब ये था कि एक पोर्शन जहाँ पर हमारे सामने स्टोरीज थी, जहाँ पे एक तरह से कहा जाए महाभारत के अंदर जो है ना डिफरेंट टाइप की जो स्टोरीज़ हैं, चाहे वो द्रौपदी की हो, चाहे वो आपके ना पांडवास की हो या कौरवास की हो या हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे उनसे रिलेटेड, या वॉर की स्टोरीज़ हों, ये जितनी भी जो स्टोरीज़ जो कंपाइल की गई इसको हमने नरेटिव पोर्शन के रूप में हमने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। नाउ डिडक्टिव जो पोर्शन है उस पोर्शन में हम लोग देखें तो यहाँ पर आप है ना काफ़ी हद तक इसको एसोसिएट कर सकते हैं मॉरल वैल्यूज़, जिनके बेस के ऊपर एक ह्यूमन जो है वो अपनी सोसाइटी में अदर पीपल्स के साथ में अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। आप कह सकते हैं कि दीज आर द सोशल नॉर्म्स, कि आपको सोसाइटी में जाने के बाद में पीपल्स के साथ में किस तरह से बिहेव करना है, आपका बिहेवियर चिल्ड्रंस के साथ में कैसा होगा, आपका बिहेवियर एल्डर्स के साथ में कैसा होगा, कौन से बिहेवियरल आपको है ना एक्टिविटीज़ जो है वो सोसाइटी के अंदर करनी है, वो सारे का सारा जो पोर्शन है दैट इज़ डिडक्टिव पोर्शन के नाम से उसको हमने कॉल किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो है ना हिस्टोरियंस जो है वो महाभारत को लेकर कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्री होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरियंस जो है वो एग्री होते हैं कि महाभारत जो है दैट इज़ वन ऑफ द ड्रामेटिक, इसमें कई सारे ड्रामेटिक स्टोरीज़ हैं, दैन इसमें कई सारी स्टोरीज़ हैं जो कि कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं। और ये जो पोर्शन जो था, यानी जो ड्रामाज और स्टोरी वाला जो पोर्शन जो था, हिस्टोरियंस एग्री होते हैं कि जब है ना महाभारत अपने अर्ली पीरियड में था, दैट्स मीन जब उसको राइटिंग या उसका कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ उस पीरियड के अंदर वो केवल ड्रामा बेस था। लेकिन जो उसका डिडक्टिक पोर्शन जो है वो आगे चलकर हम लोग देखते हैं तो इस बात पे एग्री होते हैं स्टूडेंट्स कि वो बाद में जोड़ा गया। शायद उसके पीछे रीज़न ये माना गया कि महाभारत को जब एक वाइडली एक्सेप्टेंस मिलने लगी पीपल्स के द्वारा, तो उसके द्वारा सोसाइटी को कंट्रोल करने का काम जो है वो इस डिडक्टिक पोर्शन के द्वारा किया गया। नाउ अगर हम लोग देखें तो महाभारत जो है इसको लेकर सम ऑफ द हिस्टोरियंस जो है वो इसको कहते हैं कि दैट इज़ इतिहास। ऑल ऑफ ये इतिहास जो है दैट इज़ वन ऑफ द वर्ड जो कि अब्रंश लैंग्वेज से लिया गया, और इसका मतलब है ना लिटरली मीनिंग हिंदी के अंदर जो होता है दैट इज़ ऐसा ही हुआ, थिंग्स विच एक्चुअल हैपन, दैट इज़ इतिहास। नाउ यहाँ पर महाभारत को हम लोग इतिहास के रूप में डिस्क्राइब करते हैं या नहीं करते, दैट इज़ बेस्ड ऑन कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं उस टेक्स्ट का। हम देखें तो है ना, क्योंकि महाभारत के अंदर हमें बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं। महाभारत के अंदर महाजनपदास का नाम मिलता है, महाभारत में हमें हमारी फिजियोग्राफी जो है इंडिया की वो हमें मिलती है। इवन हम लोग देखें तो सम ऑफ द प्लेसेस जो कि एक्चुअल इस्टेब्लिश थे हमारे इंडिया में, उन सबको महाभारत के अंदर इन्वॉल्व किया गया। सो इस बेस के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो महाभारत के अंदर जो सिटीज़ थी, महाभारत के अंदर जो सोसाइटीज़ जो थी, उन सब के अंदर हम लोग देखें तो काफ़ी हद तक है ना एक एक्चुअल हमें पिक्चर जो है वो मिलती है। और दैट्स वाई इसीलिए हिस्टोरियंस जो है वो समटाइम्स महाभारत को डिस्क्राइब करते हैं एज ए इतिहास के रूप में। नाउ नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ ऑथर्स एंड डेट्स। जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि है ना किसी भी टेक्स्ट को हम लोग बात करें पढ़ें तो उसके ऊपर हमारा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो रेज होता है वो यही है कि है ना एक टेक्स्ट के ऑथर कौन है। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो जब हम लोग महाभारत को व्यू में रखते हुए हम लोग जब इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा यही रीज़न आता है कि आखिरकार इस महाभारत के ऑथर कौन थे। हिस्टोरियंस जो है वो समहाउ इस बात पे एग्री होते हैं कि महाभारत जब अर्लियर पीरियड में थी, जब इसको राइटिंग या इसका कंपाइलेशन वर्क स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं जो सूद जो पीपल जो थे वो इसके कंपाइलेशन करने वाले थे। आपको पता होना चाहिए कि जब एंशियंट पीरियड के अंदर जब किंग किसी वॉर में जाता था तो उसके साथ में एक ह्यूज पॉपुलेशन जो दूसरे ऑक्यूपेशन की थी वो भी उसके साथ में मूव करती थी। और इन्हीं में से कुछ चारण या भाट या सूत के नाम से जिनको बुलाया गया, जो कि कोर्ट पोएट्स थे, वो भी वॉर के अंदर किंग्स के साथ में जाया करते थे। और वो किंग की जो ब्रेवरी है उस ब्रेवरी को देखकर वहीं पर वो अपनी पोएम्स जो हैं उनको कंपाइल किया करते थे। ये माना जाता है कि महाभारत को लिखने का काम जो है वो स्टार्टिंग के अंदर इन्हीं सूत या इन्हीं चारण या भाट्स के द्वारा किया गया। नाउ 5th सेंचुरी बीसी के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर सम चेंजेस हमारे सामने आते हैं। हिस्टोरियंस जो है वो ये कहते हैं कि 5th सेंचुरी बीसी के अंदर महाभारत जो है अब उसका राइटिंग का वर्क जो है वो अब ब्राह्मण्स ने अपने हाथ में ले लिया।
इसके पीछे रीज़न माना गया, आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने रीड आउट भी किया है कि 6th सेंचुरी BC के अंदर महाजनपदास इस्टेब्लिश हुए, और इन्हीं महाजनपदास के इस्टेब्लिशमेंट के साथ में हम लोग देखें तो हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज होनी शुरू हुई। अब वर्णास जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स ने अपनी सुपीरियरिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने महाभारत जैसा एपिक जो है उसको वापस से रिकम्पाइल करना शुरू किया। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ था जब ब्राह्मण्स ने अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको धीरे धीरे इस महाभारत के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की। नाउ अनदर फेज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो आता है 200 BC से लेकर 200 CE या 200 AD तक का। इस 400 ईयर की ड्यूरेशन में हम लोग देखें तो कई सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में हुए। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस 400 ईयर की ड्यूरेशन में हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्मशास्त्र, बहुत सारे धर्मसूत्र लिखे गए, और इन्हीं धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के साथ में मनुस्मृति जैसी स्मृति जो बेस जो लिटरेचर है उनको भी डेवलप किया गया। एक तरफ तो लिटरेचर जो है वो चेंज हो रहा था, वहीं पे हम लोग देखें तो गॉड और गॉडेसेस के अंदर भी चेंज हो रहे थे। ऑल ऑफ यू आपको महाभारत आपने पढ़ी है और उसमें आपको मालूम है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हमारे सामने लॉर्ड कृष्णा का नाम आता है। लेकिन एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट हमारे सामने आता है कि महाभारत जब लिखी गई और जब हम लोग लॉर्ड कृष्णा के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो इनके अंदर ऑलमोस्ट 600 to 700 ईयर का ड्यूरेशन हमारे सामने आता है। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखें तो है ना, विष्णु और विष्णु के अवतार के अंदर हम लोग देखें तो कृष्णा की जो वर्शिपिंग हमारे इंडिया में मिलती है दैट इज़ अराउंड 200 BC। नाउ इतने लॉन्गर पीरियड के बाद में जो कृष्णा की जो वर्शिपिंग स्टार्ट हुई, उन्हीं कृष्णा को एज ए इम्पॉर्टेंट गॉड के रूप में महाभारत के अंदर इन्वॉल्व किया जाना कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूव करता है कि महाभारत कभी स्टॉप नहीं हुआ। महाभारत जो है वो कंटिन्यूसली जो सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे उन चेंजेस को महाभारत के अंदर इन्वॉल्व किया गया, ताकि लोग जो है वो टाइमली चेंज होते हुए जो महाभारत है उसको वो ईजीली एक्सेप्ट कर सकें। ये एक और चीज़ है जो कि ये बताती है कि 200 BC के अंदर जो लॉर्ड कृष्णा की जो वर्शिपिंग हुई उस समय डेफिनेटली कोई और भी ऑथर रहे होंगे जिन्होंने इन लॉर्ड कृष्णा को महाभारत के अंदर इन्वॉल्व किया। नाउ यहीं पे अगर हम लोग देखें तो है ना, जब हम लोग एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ महाभारत, तो यहाँ पर हम लोग जनरली ये मानते हैं कि महाभारत जो है उनको लिखने का काम जो है वो वेद व्यास का रहा। वेद व्यास को हम लोग एज ए ऑथर के रूप में हम लोग एक लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग उनको वाइडली एक्सेप्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या महाभारत को हम लोग कन्वर्जेंस या उसको सदृश्य मान सकते हैं? क्या हम इस बात पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि महाभारत जो है वो रियली इस्टेब्लिश हुआ था और उसके अंदर जो महाभारत एपिक के अंदर जो चीज़ें हमें मिलती है वो सब राइट हैं? तो नाउ इसको लेकर जो उसकी कन्वर्जेंस है, उसकी सदृश्यता जो है उसको लेकर हम लोग देखें तो हमारे सामने 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल बेस्ड है। हम देखें तो 1951-52 के अंदर एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल जो है उन्होंने मेरठ के पास में एक छोटा सा गांव जिसका नाम हस्तिनापुर है, उनको उन्होंने वहाँ पर खुदाई की। यहाँ पर हम लोग देखें तो उनके जो है ना वॉटेवर जो आर्कियोलॉजिस्ट वर्क जो था इसकी एविडेंसेस के अंदर उन्होंने जो एक्सकेवेशन किया उस एक्सकेवेशन में उन्होंने उनको सरप्राइजिंगली उस विलेज के अंदर 7 डिफरेंट लेयर्स जो है वो अवेलेबल हुई। लेयर्स मतलब ये था कि एक टाउन के बाद में या एक सोसाइटी के ख़त्म होने के बाद में उसी जगह दूसरी सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाना, दैन दूसरे के बाद में तीसरी, तीसरे के बाद में चौथी, और इस तरह से डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स जो है वो बीबी लाल को हस्तिनापुर के अंदर मिली। यहाँ पर हम लोग देखें तो ये ना हमारे लिए जब महाभारत की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए सेकेंड और थर्ड जो लेयर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंड लेयर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है ना बीबी लाल जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि सेकेंड लेयर के अंदर जो हाउसेज वगैरह जो थे वो मड से बने हुए थे, रॉ ब्रिक से बने हुए थे, और उनकी रूफ जो है वो टेम्परेरी थी। तो दैट्स मीन उस समय सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रही थी। नाउ थर्ड लेयर के अंदर हम लोग देखें तो बीबी लाल जो है वो ये कहते हैं कि एक रिमार्केबल चेंज जो आता है वो हाउसेस के लेकर आता है, जिसमें अब है ना रॉ ब्रिक्स की जगह ब्रिक्स जो है उनको यूटिलाइज़ किया गया, और दैन साथ ही जो टेम्परेरी रूफ जो थी उसकी जगह कोशिश की गई कि अब है ना परमानेंट रूफ जो है उसको बिल्टअप किया जा सके। कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है, जो सेकेंड और थर्ड लेयर का जो पीरियड है, बीबी लाल जो है वो ये कहते हैं कि ये पीरियड जो है ये महाभारत का रहा। नाउ आर्कियोलॉजी के जो है ना एक फाइंडिंग है
वो कहीं न कहीं महाभारत जो है उसकी हैपनिंग को या उसके एस्टैब्लिशमेंट को प्रूव करती है। वहीं पे दूसरी तरफ एक और जो अनदर इंस्टेंस जिसको हम लोग यूज़ कंसिडर करते हैं महाभारत की कन्वर्जेंस को लेकर, वो है द्रौपदी का एपिसोड। ऑल ऑफ यू आपको मालूम है द्रौपदी जो है उनका एपिसोड जो है वो एक रिमार्केबल है, क्योंकि ना ऐसा हमें हिस्ट्री के अंदर या इवन अगर हम लोग देखें तो दूसरी स्टोरीज़ में हमें ऐसे बहुत कम एग्जांपल मिलते हैं जिसमें ना एक विमेन जो है उसके मोर देन वन मैन से मैरिज हुई। सॉरी। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो पांडवास के साथ में जो द्रौपदी की जो मैरिज थी, इस मैरिज को लेकर हम लोग कह सकते हैं कि क्या एंशियंट पीरियड में ऐसी मैरिजेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल थी। क्योंकि हम लोग देखें तो पूरे जब हम लोग है ना लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो हमें ऐसा एग्जाम्पल जो है वो और कहीं नहीं मिलता। नाउ इसके बेस के ऊपर हम लोग है ना जब है ना सॉरी अगेन, पांडवस की जब है ना द्रौपदी की मैरिज की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो हस्तिनापुर का जो एरिया है उस एरिया को हम लोग सर्च करें तो हमें मालूम पड़ता है कि उस समय शायद वाइडली जो सोसाइटी है वो इस तरीके की मैरिज को तो एक्सेप्ट नहीं करती होगी, लेकिन हाँ हमारे सामने कुछ ट्राइब्स जो हैं जो कि आज की डेट में भी हिमालयन रीजन में रहती हैं, हम देखें तो वहाँ पे इस तरीके की मैरिज जो है वो इस्टेब्लिश आज भी होती है। नाउ एक और चीज़, जब हम लोग है ना इस तरह की मैरिज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक है ना पॉपुलेशन रेशियो की बात आती है। हमेशा हम लोग जब है ना एक मैरिज जिसमें आइदर या तो है ना एक है ना विमेन के मोर देन वन मैन से ज़्यादा मैरिज हो या एक मैन जिसकी मोर देन वन विमेन से ज़्यादा मैरिज हो, तो यहाँ पर हमारे सामने एक है ना जो एक बहुत कॉमन जो है फाइंडिंग होती है वो पॉपुलेशन में मेल और फीमेल के रेशियो को लेकर भी होती है। और फिर शायद हम लोग मान सकते हैं कि शायद है ना महाभारत के इस पीरियड के अंदर शायद फीमेल जो है उनके पॉपुलेशन रेशियो जो है वो डेफिनेटली कम रही होगी। और दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो है ना द्रौपदी की मैरिज जो है वो मोर देन वन मैन से की जाती है। दैट्स मीन उनके 5 हस्बैंड थे और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव करता है कि शायद कुछ सोसाइटी के अंदर है ना या तो है ना फीमेल रेशियो जो है वो डेफिनेटली कम रहा होगा। लेकिन समहाउ जब हम लोग है ना महाभारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि महाभारत जो है इसके सेंटर जो क्लास है वो एलिट क्लास है, कुलीन लोग हैं। और ये कुलीन लोग जो है उसके अंदर हम लोग देखें तो एलिट क्लास और कॉमन पीपल्स की जो लाइफ स्टाइल जो थी उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमारे सामने आते हैं। द्रौपदी की जो मैरिज है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद कॉमन पीपल जो थे उनके अंदर ऐसी मैरिजेस के एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने नहीं आते। नाउ नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट। क्या महाभारत को हम लोग एक डायनेमिक टेक्स्ट के रूप में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या हम लोग बता सकते हैं कि महाभारत जो है वो एक डायनेमिक है? डायनेमिक का मतलब होता है अ टेक्स्ट जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। हम लोग देखें तो ना महाभारत जो है ये रेगुलरली इसके अंदर चेंजेस जो है वो हमारे सामने आए। ये माना जाता है कि महाभारत जब अर्लियर पीरियड में लिखा गया तो इसमें 12,000 मंत्रास थे। 12,000 मंत्रास या श्लोक के नाम से आप कह सकते हैं। 12,000 जो है वो 24,000 में कन्वर्ट हुए, 24,000 जो है वो 48,000 बने और 48,000 जो है वो आज की डेट में हम लोग देखें तो प्रेजेंट टाइम में इनके नंबर्स जो है वो मोर देन 1 लाख है। सो नाउ इतने ज़्यादा श्लोकास या मंत्रास का डेवलपमेंट जो है वो हमें ये डेफिनेटली इस बात पे एक्सेप्ट कराता है कि टाइमली महाभारत जो है उसको बार बार रिकम्पाइल किया गया। जो चेंजेस जो सोसाइटी के अंदर आ रहे थे उन सोसाइटी के चेंजेस को एक्सेप्ट किया गया और उनको महाभारत के अंदर इन्वॉल्व किया गया। इस बेस के ऊपर हम लोग देखें तो महाभारत जो है उसको हम लोग एक डायनेमिक टेक्स्ट के रूप में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 3 और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।